नमस्कार बच्चों। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4। पार्ट 3 तक पहले हो चुके हैं, आज होगा पार्ट 4। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये कब से कब तक हुआ था? 1830 से लेके 1848 तक। कब से कब तक? 1830 से लेकर 1848 तक हुआ था रेवोल्यूशन। तो ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 जुलाई रेवोल्यूशन, नंबर 2 ग्रीक रेवोल्यूशन, नंबर 3 रोमांटिसिज्म, नंबर 4 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, नंबर 5 वीवर्स मूवमेंट इन साइलेशिया, नंबर 6 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कितने हुए? 6 हुए। आई एम रिपीटिंग: जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, वीवर्स मूवमेंट इन साइलेशिया एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको करोगे। ओके, अब आ जाओ लेसन में। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, 2 बातें पढ़ेंगे। पहली बात फ्रांस से रिलेटेड और दूसरी बात ब्रुसेल्स से रिलेटेड। ठीक है, पहली बात फ्रांस और दूसरी बात ब्रुसेल्स से रिलेटेड। क्या हुआ था फ्रांस में? कब? ये जुलाई 1830 की बात हो रही है। फ्रांस में बॉर्बन किंग, जिसको 1815 में कंजर्वेटिव वालों ने रिस्टोर किया था, उसको लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने दूसरा रूप दिया। वो कौन सा? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। बॉर्बन किंग को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। मतलब अब मोनार्की का एब्सोल्यूट शासन नहीं रहेगा। मोनार्क जो है ना, मोनार्क कौन? राजा। राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। राजा जो भी करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल किंग किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। लुई फिलिप। ओके, तो ये चेंज आया फ्रांस में। अच्छा, इसमें एक बात, फ्रांस के बारे में जो बात बोली गई है, फ्रांस के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब फ्रांस छींकता है ना, तब पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये बात किसने कही थी? मेटरनिक ने। मेटरनिक ने यूँ कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मेटरनिक ने क्या कहा था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छींकता है तब पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब फ्रांस में कोई भी डेवलपमेंट आता है, कोई भी चेंजेस आते हैं, तब उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप में फैल जाता है। सभी देशों में उसका असर दिखता है। यहाँ फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, तब ब्रुसेल्स में विद्रोह शुरू हुआ। मैंने कहा था ना, जुलाई रेवोल्यूशन में मैं 2 बातें बताऊंगी, एक फ्रांस से रिलेटेड और एक ब्रुसेल्स से रिलेटेड। तो जैसे ही फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, तब ब्रुसेल्स में क्या शुरू हुआ? विद्रोह शुरू हुआ, रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम उस समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कब्जे में था। ब्रुसेल्स में हुए रेवोल्यूशन के कारण बेल्जियम नीदरलैंड के शासन से मुक्त हो गया और उसको आज़ादी मिल गई। कब? जुलाई 1830 में। ओके, ये हो गया जुलाई रेवोल्यूशन। नेक्स्ट मैंने जो बोला था ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
क्या हुआ था ग्रीस में? लंबे समय से ग्रीस जो था ये ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। यहाँ के नेशनल लीडर्स ने जब आज़ादी के लिए विद्रोह किया तब इनको बहुत सपोर्ट मिला था। इनके नेशनल लीडर्स ने कहा कि हमको आज़ादी चाहिए, हम ऑटोमन एम्पायर से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। कहाँ से सपोर्ट मिला? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ से। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को ग्रीक कल्चर पर बहुत नाज था, उन्होंने ग्रीस को पूरा सपोर्ट दिया। बहुत सारे यूरोपियन पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी इस रेवोल्यूशन में ग्रीस का साथ दिया। इनमें से एक मशहूर नाम है लॉर्ड बायरन, जो एक इंग्लिश पोएट थे। उन्होंने ग्रीक रेवोल्यूशन के लिए फंड ऑर्गेनाइज किया था। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार ग्रीस को आज़ादी मिल गई और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ओके, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुआ? 1832 में। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ग्रीक रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म है देश के प्रति, देश के कल्चर के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव होता है ना, ये रेवोल्यूशन को एक नया रूप देता है। वो कैसे? रेवोल्यूशन के लिए देखो, रेवोल्यूशन के लिए वॉर, वेपन, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री। इन सब का सहारा लेकर संघर्ष को एक नया रूप मिलता है। जैसे फोक सॉन्ग हो गया, फोक डांस हो गया, फोक आर्ट हो गया, ठीक है ना। इंडिया को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, फोक सॉन्ग इन इंडिया जो है, पंजाब में भांगड़ा हो गया, गुजरात में गरबा, असम में बिहू, वेस्ट बंगाल में छाऊ, ये सब फोक डांसेस हैं। तो ये फोक डांस, ये फोक सॉन्ग, फोक आर्ट, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमें कल्चरली यूनाइट करते हैं, देश के प्रति प्यार को, श्रद्धा को, लगाव को बढ़ाता है। इसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म से ये कह सकते हो कि ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाता है। यहाँ पर एक केस हो गया था पोलैंड में, लैंग्वेज से रिलेटेड। क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा पोलैंड में रशिया का कब्जा हो गया था। अब रशिया ने क्या किया? रशिया ने फोर्सफुली पॉलिश लैंग्वेज को पोलैंड के स्कूल से बाहर फेंक दिया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया। ये बात पोलैंड को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। पोलैंड ने कहा भाई ये क्या हुआ, हम अपनी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ सकते। तो फिर पोलैंड के लोगों ने विद्रोह किया, अपने लैंग्वेज को उन्होंने अपना हथियार बनाया और रशिया के खिलाफ विद्रोह किया कि भाई हमें अपनी लैंग्वेज पर तो अधिकार है। तो विद्रोह शुरू हुआ पोलैंड में, कब? 1831 में। इस विद्रोह में पोलैंड के जो क्लर्जी मेंबर्स थे वो भी शामिल थे। क्लर्जी मेंबर्स मतलब प्रीस्ट, बिशॉप्स, ये सब। लेकिन पोलैंड का ये विद्रोह कामयाब नहीं हुआ। रशिया ने इस विद्रोह को दबा दिया। बहुत सारे पॉलिश प्रीस्ट, बिशॉप्स को जेल में भर दिया गया, नहीं तो साइबेरिया भेज दिया गया। ओके, अगला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में क्या हुआ था? 1830 में बहुत बुरा हाल हुआ था यूरोप का। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी पूरे यूरोप में। लोग क्या करने लगे? लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर की तरफ आने लगे कि शहर में हमें जॉब मिलेगी, हमें रोजी रोटी मिलेगी, चलो शहर चलते हैं।
लेकिन शहर में आकर भी उनको प्रॉब्लम मिली। कैसी प्रॉब्लम? इंग्लैंड से मशीन मेड सामान यूरोप के दूसरे देशों में आ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, जब इंग्लैंड से मशीन मेड सामान यूरोप के दूसरे देशों में आने लगा तो उन देशों को लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि मशीन मेड सामान सस्ता होता है। तो उससे क्या हुआ, उससे फ्रांस के लोग एकदम सड़क पर आ गए। उनके पास कोई रोजी रोटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लुई फिलिप था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसको बाहर फेंक दिया। कहा कि इसको भगाओ, ये किसी काम का नहीं है। उसको भगा दिया, लुई फिलिप को उन्होंने भगा दिया। उसके बाद बहुत चेंजेस आए सोसाइटी में। उसके बाद चेंजेस आए राइट टू वोट, मतलब 21 साल से ऊपर जो भी मेल हैं वो वोट कर सकते हैं, और राइट टू वर्क। ठीक है, ये दोनों चेंजेस आए, राइट टू वर्क और राइट टू वोट। अगला टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 5, वीवर्स मूवमेंट इन साइलेशिया। साइलेशिया के वीवर्स ने विद्रोह कर दिया था, ओके, 1845 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनका पेमेंट बहुत ज़्यादा घटा दिया था। तो उसका जो रिजल्ट हुआ, उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह में वो लोग बहुत ज़्यादा लॉस झेले। उन लोगों ने 11 वीवर्स को गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। ये साइलेशिया के वीवर्स का विद्रोह था, जो कि इस तरह से उन लोगों की मौत के साथ ख़त्म हुआ। कितने वीवर्स मारे गए? 11 वीवर्स। नेक्स्ट जो है लास्ट, ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे। वे सब इकट्ठे हो गए फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट क्या? जर्मनी का एक शहर। यहाँ पर जो पार्लियामेंट बना, यहाँ मिडिल क्लास का डोमिनेंस था। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले पावर में आ गए, तब उन्होंने कॉमन पीपल जैसे वर्कर, आर्टिजन, इनको इग्नोर करना शुरू किया। तब वर्कर्स, आर्टिजन्स ने क्या किया, उन्होंने कहा हमने आपको जिताया और अभी पावर में आने के बाद आप हम ही को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, हम भी अपना सपोर्ट हटा लेंगे। उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। एरिस्टोक्रेसी तो पहले से ही मिडिल क्लास से नाराज़ थे, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों ने एरिस्टोक्रेसी को पावर से हटाना चाहा। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा कैओस हो गया। सोल्जर्स आए और उन्होंने असेंबली को डिसबैंड कर दिया, फोर्सफुली डिसबैंड कर दिया। मतलब मिडिल क्लास वालों ने जितनी भी मेहनत की थी, सारा कुछ पानी में मिल गया। लेकिन चेंजेस आए, काफ़ी सारे चेंजेस आए। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स ने 1848 में लिबरल मूवमेंट को दबा तो दिया था, लेकिन पहले जैसा एब्सोल्यूटिज्म वापस नहीं आया। मोनार्क अब समझ चुके थे, जो राजा लोग थे वो समझ चुके थे कि अब हम लोगों पर टॉर्चर नहीं कर सकते, इनके अधिकार को सम्मान हमें देना पड़ेगा। फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप 2 चेंजेस हुए। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश किया गया, और 1867 में हंगेरी को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली। ठीक है, ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन में ये जो 6 पॉइंट्स मैंने अभी समझाए, मैं एक बार रिपीट कर दूं शुरू से। जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, वीवर्स मूवमेंट इन साइलेशिया एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, तो ये पार्ट 4, ठीक है, मैंने समझा दिया। ये एज ऑफ रेवोल्यूशन था। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, आप इसको शेयर करोगे दोस्तों के साथ, ओके। और ये जो चैनल है UN वर्ल्ड चैनल, इसको सब्सक्राइब करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।